हेलो, मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई आपके ठीक प्रकार से चल रही होगी। आइए आज एक मॉर्निंग का लेक्चर आपके लिए शूट कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं जो आपके एक सपने में एक रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे उत्तर भारत के विशाल मैदान। हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के विषय में आपको जानकारी दे रहे थे। ठीक है, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान हमने क्या क्या पढ़ लिया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को हमने दो प्रकार से पढ़ा है। एक तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में और अब पढ़ रहे हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में। रीजन ये है कि मैदानों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण नदियों की लाई हुई जलोढ़ी अवसादों से होता है और यहाँ पर पूरे भारत का जो ढाल है वो क्या है, पूर्व की तरफ है। तो इसलिए पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही मैदानों का निर्माण हुआ है। वैसे आप पढ़ चुके थे मैदानों के क्रम में। यदि मैदान को देखें यदि हम उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया है उसके हम विशाल मैदान के विषय में चर्चा करें तो दो प्रकार से पढ़ा है। एक है भाबर का मैदान, एक है तराई का मैदान, एक है खादर का मैदान और एक है बांगर का मैदान। यदि हम पश्चिम से वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ देखें तो एक क्या है, राजस्थान का मैदान, कश्मीर व पंजाब का मैदान और क्या है आपका गंगा का मैदान और आसाम का मैदान। ये आपको पढ़ना है। यदि हम बात करेंगे कश्मीर राजस्थान का मैदान हम पढ़ चुके थे, कश्मीर और पंजाब का मैदान हमने पढ़ा था। तो कश्मीर के और पंजाब के मैदान में हमने क्या मुख्य बात देखी, हमने मुख्य बात देखी कि यदि हम पूरे उत्तर भारत को देखें, यदि हम पूरे पर्वतीय क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नदी बह रही है। कौन सी, ये आपकी नदी कौन सी है, ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। इंक थोड़ा कम है, मैं इंक को ड्रॉप कर लेता हूँ इसमें। कौन सी है, सिंधु नदी। तो रिवीजन आपने कर लिया होगा। बताइए मुझे, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो मैदान होता है उसे कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, उसे कंबाइंड रूप में कहते हैं पंजाब। क्योंकि 5 नदियों के मध्य जो जलोढ़ी अवसादों को बिछा दिया गया है तो वो क्या है, वो क्षेत्र पंजाब के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, किसके नाम से, पंजाब के नाम से जाना जा रहा है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये नदी जो है ये सिंधु नदी है। कौन सी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी और यहाँ पर क्या है, झेलम नदी। फिर क्या है, ये आपका चेनाब नदी। फिर क्या है आपका, ये सिंधु सागर दोआब। ठीक है, यहाँ पर जो दोआब है कौन सा है, ये झेलम नदी है ना, झेलम नदी। तो यहाँ पर छाछ दोआब, यहाँ पर क्या है, छाछ दोआब। ये चेनाब नदी है ना, चेनाब। तो यहाँ पर रेचना दोआब। और यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर ये आपका है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। ठीक है, इन्हीं से निकाला हमने सिंधु सागर दोआब। झेलम नदी है झे छाछ दोआब, चेनाब नदी है रेच न दोआब। ये कौन सी है, व्यास नदी है। ये कौन सी है, ये रावी नदी है। ये कौन सी है, रावी। तो वी का बैक बारी दोआब। कौन सा है, बारी दोआब। फिर क्या है, तो व्यास नदी है। तो व्यास नदी वैसे विष्ट दोआब। कौन सा है, विष्ट दोआब। और यहाँ पर है सतलज नदी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नदियों के इस मिक्स मैदान को पंजाब कहेंगे, पंजाब। ठीक है, पंजाब यानी कि पंजाब क्या है, पंजाब। 2 नदियों के मध्य उपजाऊ स्थान को कहते हैं दोआब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कहाँ, हमने कश्मीर व पंजाब के मैदान के मध्य। अब बात चल रही थी गंगा का मैदान। यदि गंगा के मैदान की हम बात करेंगे तो गंगा का मैदान हमें पढ़ना है 3 प्रकार से। एक क्या है, उच्च गंगा मैदान। ठीक है, उच्च गंगा मैदान। एक मध्य गंगा मैदान। एक क्या है, निम्न गंगा मैदान। क्या है, निम्न गंगा मैदान। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे उच्च गंगा मैदान को हम पढ़ चुके हैं और निम्न गंगा मैदान तक हमें आज आपको लेके चलना है।
आगे आसाम का मैदान भी देखेंगे। तो देखिए, यदि संपूर्ण भारत के हम एक बार विजुलाइज करें तो संपूर्ण भारत का ये जो पोर्शन है, आपका ये संपूर्ण भारत का जो पोर्शन है, तो यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है और ये बिहार का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर जैसी इस देखते हैं तो उत्तर भारत में जो मुख्य समतल भूमि है, उत्तर भारत में जो समतल भूमि गंगा ने बनाई हुई है, तो वो क्या है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार का पोर्शन है। और यहीं पर एक पोर्शन क्या है, हुगली नदी के नाम से गंगा की एक धारा किसमें चली जाती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी जाती है, लेकिन बांग्लादेश की भूमि में क्या हो रहा है, अब उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये जमीन हमसे अलग हो चुकी है, एक देश बन चुका है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ रहे थे और इसी को मैंने एक रफ डायग्राम में, एक उत्तर प्रदेश के डायग्राम में आपको समझाया था। क्या यदि हम देखें यहां से इस प्रकार से आपका ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन यहां पर, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका उत्तर प्रदेश का पोर्शन है। और यहां पर हमने रुहेलखंड यहां पर उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत ये पोर्शन जो है, ये उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत रखा था, उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत हमने ये पोर्शन रखा था। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो अल्प मात्रा में आता है उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत। और ये क्या है, ये आपका अवध का मैदान। तो इतनी बात मैंने आपको क्लियर करा दी थी। इस पॉइंट को लिखें, ये है आपका अलग पॉइंट और यहां से हम पूरे बिहार को जोड़ देंगे, यहां से जोड़ देंगे। यहां से यदि हम लेंगे आपका एक अलग पेन से, ये आपका ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन, तो यहां पर क्या है, यहां से लेके यहां तक ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार। तो ये पूर्वी मैदान के नाम से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदान के नाम से है। और ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन, ये सारण के मैदान के नाम से है, सारण का मैदान। और यदि हम बात करेंगे आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बीच में ग्रीन कलर का, मिथिला का मैदान। और ये हम ले लेते हैं फिर से ब्लू कलर से, ये आपका मगध का मैदान, ये अवध का मैदान है, ये मगध क्षेत्र, ये मगध का मैदान, ठीक है, ये आपका मगध का मैदान हुआ। तो यदि हम देखेंगे यहां से, ये पूरा उच्च गंगा का मैदान है और ये क्या है, ये आपका मध्य गंगा का मैदान। मैं जो रहता हूं इसी मैदान के अंतर्गत रहता हूं, कहां पर, मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत रहता हूं, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का नाम ही मध्य गंगा है, तो मध्य गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम गंगा के मैदान को लें तो गंगा का मैदान जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, जो अवध का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो उच्च गंगा मैदान के अंतर्गत रखा जाता है। ये हमने आपको बता दिया था। आज का टॉपिक डालेंगे आप मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान। और ये डायग्राम बनाएंगे आप, चाहे इसको ना भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये आप पहले बना चुके थे, तो इतने डायग्राम को आप बना लेंगे। उसमें मेंशन कर लेंगे पूर्वी गंगा का मैदान, ये सारण का मैदान, ये मिथिला का मैदान और ये मगध का मैदान। तो जल्दी से बनाइए और फिर इसमें लिखते हैं थोड़ा अच्छा सा करके।
ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे आज का, टॉपिक डालेंगे मध्य गंगा का मैदान। डायग्राम आप बना चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और देखेंगे मध्य गंगा मैदान का विस्तार, मध्य गंगा मैदान का विस्तार, मध्य गंगा मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर संपूर्ण बिहार, ये क्या है, ये बिहार क्षेत्र है, यहां से यहां तक लेकर ये बिहार है, बिहार संपूर्ण बिहार तक फैला हुआ है, संपूर्ण बिहार तक फैला हुआ है, संपूर्ण बिहार तक फैला हुआ है। इसीलिए गंगा को न केवल उत्तर प्रदेश की अपितु उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण बिहार और उत्तर भारत की भी आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, इकोनॉमिकल बैकबोन, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकबोन। लिखेंगे मध्य गंगा मैदान को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक पूर्वी मैदान, डैश लगा इसमें लिखेंगे गोरखपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल, गोरखपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सारण का मैदान, डैश लगा लिखेंगे पश्चिम बिहार का क्षेत्र सारण के मैदान के अंतर्गत आता है, पश्चिम बिहार का क्षेत्र सारण मैदान के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम में बिहार में जितने भी राज्य पड़ रहे हैं वो सब क्या आएंगे, वो सारण के मैदान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मिथिला का मैदान, क्या है, मिथिला का मैदान, तो लिखेंगे मध्य बिहार को मिथिला मैदान के अंतर्गत रखा जाता है, मध्य बिहार को मिथिला मैदान के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट मगध का मैदान, तो डैश लगा लिखेंगे पूर्वी बिहार मगध मैदान के अंतर्गत आता है, पूर्वी बिहार मगध मैदान के अंतर्गत आता है। तो नक्शे में पहले ही बता चुके थे कि जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है वो क्या आएगा, निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आएगा। तो आप या तो नक्शा बना लीजिए, ठीक है, या नक्शा बना लीजिए, इसे मिटा देता हूं, इसकी आज कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, ये हम कल ही बना दिया था, ठीक है। ये काला मार्कर लेंगे, तो ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, ये ऊपर से जा रहा है ऐसे, तो लिखेंगे निम्न गंगा मैदान, ठीक है, ये निम्न गंगा मैदान हो गया। लिखेंगे कैसा रखें, इसमें गंगा नदी जैसे जैसे पश्चिमी बंगाल, गंगा नदी जैसे जैसे पश्चिम बंगाल होते हुए मैदानी क्षेत्र में जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर
पर्वतीय क्षेत्र कम होने के कारण, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र कम होने के कारण उसका वेग कम हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है। और कई धाराओं में यह बढ़ जाती है, कई धाराओं में यह बढ़ जाती है। यहाँ पर गंगा नदी द्वारा आर्द्र और दलदली, यहाँ पर गंगा नदी द्वारा आर्द्र और दलदली मैदान का निर्माण होता है, जिसे निम्न गंगा मैदान कहा जाता है, जिसे निम्न गंगा मैदान कहा जाता है, निम्न गंगा मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका निम्न गंगा मैदान, इसे नोट करके लिखेंगे। इसमें जूट की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे अगला पॉइंट, आसाम का मैदान। अब यह चित्र हटाना पड़ेगा, आसाम का मैदान। तो आसाम का मैदान का निर्माण किसके द्वारा होगा? गंगा का मैदान खत्म, अब किसका आ गया? अब ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान। तो लिख लीजिए इसमें भाई, यही तो क्षेत्र है आपका, ये नक्शा बन गया आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश बना। तो ये सारा क्षेत्र क्या है? ये सारा क्षेत्र आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल और इसे क्या है? आसाम। ठीक है, तो यहाँ पर आसाम का मैदान, आसाम का मैदान। हमने बताया था आपको, यहाँ पर हमने बताया था आपको, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये आपका यहाँ पर ये इस तरीके से ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और ये आपका यहीं पर ही पॉइंट बना आसाम के नीचे, ये आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आसाम है, ये सब आसाम है। NEF, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी के नाम से आसाम को जाना जाता था अंग्रेजों के काल में। ठीक है, और इसी से क्या है? इसी से आपके सेवन सिस्टर खुद, ये एक, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन सब का निर्माण कहां से हुआ है? आसाम से हुआ है। कहां से हुआ है? आसाम से हुआ है। और आसाम में जो ये मैदानी क्षेत्र है, जो भी आसाम में मैदानी क्षेत्र आता है, वो सब किससे निर्मित हुआ है? वो आपका यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी ने अपने जलोढ़ी अवसादों को यहाँ पर बिछा दिया है। तो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र बने हुए हैं, ठीक है, पहाड़ों के बीच में, वो सब क्या है? वो सब आसाम का मैदान कहलाता है। वो सब क्या है? आसाम का मैदान कहलाता है। तो लिखेंगे, आप ये डायग्राम बना लीजिए यदि बनाना चाहें, वैसे इसके बारे में हम पहले से आपको बता चुके थे। लिखेंगे आसाम का मैदान, आसाम का मैदान, आसाम का मैदान। ठीक है, आसाम का मैदान, आसाम का मैदान। डेल्टा में लिखेंगे, यह मैदान भारत के पूर्वोत्तर का सबसे महत्वपूर्ण मैदान है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के
द्वारा मुख्य रूप से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुख्य रूप से, और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विशाल क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विशाल क्षेत्र में निर्मित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बागानी फसलों, जिसे मुख्य रूप से बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है, बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कश्मीर और पंजाब के एग्जाम से पूछा जाता है, लेकिन हाँ बागानी फसलें आसाम के मैदान में होती हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये आपका मैदानी क्षेत्र रहा। अब चलिए चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, और सेकंड चैप्टर को जो आपको 4 चरणों में पढ़ना है, मुख्य रूप से आपको 4 चरणों में पढ़ना है। उसमें हमने क्या किए हैं, 2 चरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है उत्तर का विशाल मैदान, और साथ साथ में आपने पूर्वोत्तर का भी विशाल मैदान देखा, आसाम का मैदान, जो कि अपने ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। चलिए चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है उसमें, क्या कह रहा है टॉपिक आपका। देखिए यदि बेसिक तरीके से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आपको मजा आएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि आप टुकड़ों में तोड़कर पढ़ोगे तो क्या होगा, रटते ही रह जाओगे। देखिए आपने क्या पढ़ लिया है, ये आपका प्रायद्वीप भारत, ठीक है, और ये आपका वो भाग जो हम आपको कवर करा चुके हैं। तो आपने क्या कर लिया, आपने यहां तक का पोर्शन कवर कर दिया है, ठीक है, यहां तक का पोर्शन आपका ये कवर हो गया है। अब बचता है प्रायद्वीप भाग, ठीक है, अब बचता है प्रायद्वीप भाग। तो अब टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो टॉपिक डालेंगे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीप होता क्या है, और इसका जिक्र हम आपको कई बार कर चुके हैं, इसका जिक्र हमने आपसे कई बार कर लिया है। प्रायद्वीप क्या है, अरे प्रायद्वीप वे है जिसमें 3 तरफ से क्या है, इसमें 3 तरफ से पानी भरा है, ठीक है, ऐसा भूखंड जिसमें 3 तरफ से क्या है, पानी भरा है। तो इधर तो अरब सागर का पानी है, इधर हिंद महासागर का पानी है, ये हिंद महासागर, और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये त्रिभुजाकार आकृति, ये क्या है, ये आपका प्रायद्वीप भारत है। तो प्रायद्वीप भारत में जो उच्च भूमि है, प्रायद्वीप भारत में जो उच्च भूमि है वो क्या क्या है, वो क्या क्या है। तो आप इसे किस प्रकार से जानेंगे, आप पहले समझ लीजिए, फिर इसको लिपिबद्ध कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ना है हमें ये वाला पोर्शन, सबसे पहले पढ़ना है ये वाला पोर्शन, केंद्रीय उच्च भूमि। क्या पढ़ना है, केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद पूर्वोत्तर उच्च भूमि, उसके बाद आपको ये पोर्शन पढ़ना है पूर्वोत्तर उच्च भूमि। उसके पश्चात आपको पढ़ना है दक्कन, दक्कन उच्च भूमि पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, दक्कन उच्च भूमि। और फिर आप पढ़ोगे क्या, दक्कन उच्च भूमि के पश्चात आप पढ़ोगे दक्षिण उच्च भूमि। क्या पढ़ोगे आप, दक्षिण उच्च भूमि, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये यहां से क्या है, ये आपका दक्षिण उच्च भूमि हो जाएगा, ये आपका दक्षिण उच्च भूमि हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को आपको पढ़ना है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। ये है केंद्रीय उच्च भूमि, इस टॉपिक को लिखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। ये मैंने आपको हल्का सा डायग्राम बनाया। ये है आपका पूर्वी उच्च भूमि,
ये आपका पूर्वी, यहां से हटाइए, यहां लिख दीजिए पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, ये पूर्वी उच्च भूमि है आपका। और ये क्या है, ये आपका दक्कन, दक्कन उच्च भूमि, ये आपका दक्कन उच्च भूमि है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये घाट है आपके, ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत जो आपको पढ़ना है, और ये क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये पोर्शन क्या है, ये दक्षिण उच्च भूमि, दक्षिण उच्च भूमि। और यहीं पर लगभग आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ हम लक्षद्वीप, इन द्वीपों को पढ़ लेंगे। और ये क्या है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमें ये पढ़ना है। जल्दी से आप इसको एक बार बना लीजिए, ताकि आपको रहे कि आपने कितना चीज कवर कर लिया है और कितना आपको कवर करना है। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा यहीं पर। लगभग 2 से 3 दिन की पढ़ाई, लगभग 2 से 3 दिन की पढ़ाई आपकी है। मैक्सिमम आपका 2.5 दिन जा सकता है, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं आपने कितना ऑब्जर्व किया, कितना ऑब्जर्व किया, लेकिन आगे के सभी चैप्टर, आगे के सभी चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय भूगोल में आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना होता है। ठीक है, और किस तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, वो आपको आज एनालिसिस कराऊंगा। मैं आज आपको पूरे सिलेबस के विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको डायग्राम को बना लीजिए। चलिए, देखिए टॉपिक डालेंगे आप, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, उच्च भूमि। डैश जगह लिखेंगे, डैश जगह लिखेंगे। तीन ओर से, तीन ओर से, तीन ओर से जल से घिरी, तीन ओर से जल से घिरी स्थलीय आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर से जल से घिरी स्थलीय आकृति प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय स्थिति में है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय स्थिति में है, जो कि भौतिक रूप से, जो कि भौतिक रूप से गोंडवाना लैंड, जो कि भौतिक रूप से गोंडवाना लैंड से अलग हुए, गोंडवाना लैंड से अलग हुए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है, टूटकर अलग हुआ है। और उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से मिल गया है, यूरेशियन प्लेट से मिल गया है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के पश्चात, अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के पश्चात भूगर्भ से निकला हुआ, भूगर्भ से निकला हुआ
मेग्मा, भूगर्भ से निकला हुआ मेग्मा इस प्रायद्वीपीय स्थित इस प्रायद्वीपीय भूभाग पर फैला और धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पर अनेक ऊंची नीची पर्वतीय संरचनाओं के रूप में दिखाई देता है। भारत में इसे अध्ययन की दृष्टि से निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर एक केंद्रीय उच्च भूमि। नंबर एक है केंद्रीय, या नंबर एक कर लेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। अब इसमें केंद्रीय उच्च भूमि हमें क्या पढ़ना है, केंद्रीय उच्च भूमि में क्या देखना है। नंबर एक देखेंगे आप अरावली पर्वत को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अरावली पर्वत के जिस नीचे मेवाड़ पर्वत को देखेंगे। फिर आप मालवा पठार को देखेंगे, ठीक है। और फिर आप मालवा पठार के बाद बुंदेलखंड पठार को देखेंगे, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट रहा। पांचवा पॉइंट इसमें आप क्या देखेंगे, आप ये आपका विंध्याचल पर्वत को देखेंगे। विंध्याचल पर्वत के बाद आप सतपुड़ा पहाड़ी को देखेंगे, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी को देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत पहला पॉइंट हमें क्या देखना है, केंद्रीय उच्च भूमि, और उसमें हम इतनी पर्वतीय संरचनाओं को देखेंगे, इतनी ऊंची भूमि को देखेंगे। बी पॉइंट आएगा आपका, बी पॉइंट ये क्या आएगा, इसमें आपका आएगा पूर्वी उच्च भूमि। तो पूर्वी उच्च भूमि में आपको क्या देखना है, पहला पॉइंट आपको देखना है मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय के पठार के पश्चात आप छोटा नागपुर, वैसे ही नगापुर होता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार। इसके पश्चात जो आपको देखना है सी पॉइंट आपको देखना है दक्कन उच्च भूमि को देखना है। और दक्कन उच्च भूमि में आप क्या देखने वाले हैं, नंबर एक आप देखेंगे दक्कन ट्रैप को देखेंगे। दक्कन ट्रैप के बाद आप कर्नाटक का पठार, और इसमें तीसरा पॉइंट देखना है आपको आंध्र का पठार। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आप ये चीज देखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है। डी पॉइंट, जो आपका डी पॉइंट आता है उसमें आप देखेंगे घाट पर्वत। ये घाट पर्वत व दक्षिणी घाट पर्वत, इसमें आप 2 पॉइंट देखेंगे। नंबर 1 पश्चिमी घाट
पर्वत और दूसरा पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है। ई पॉइंट देखेंगे आप, दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि। तो दक्षिणी उच्च भूमि में आपको क्या देखना है, पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, नीलगिरी पर्वत, उसके बाद आपको कार्डामम, कार्डामम पहाड़ी। ये कार्डामम नहीं, दक्षिण सीरीज में देखेंगे तो अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत। तीसरा पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो क्या है, कार्डामम, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको पालिनी पहाड़ी को देखना है, पालिनी। ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो हमें क्या करना है, हमें देखना है। कहाँ से ये देखना है, प्रायद्वीप भारत की जो उच्च भूमि है, तो वहां से हमें अरावली पर्वत से लेकर और दक्षिण में लास्ट पालिनी पहाड़ी तक हमें आपको देखना है। ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे की पढ़ाई। कहाँ से, केंद्रीय उच्च भूमि से। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, हो गया। आइए आप पहला टॉपिक लिख लीजिए, केंद्रीय उच्च भूमि। आप पहला टॉपिक लिख लेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में आपको यही पढ़ना है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का पहला टॉपिक आपका क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है। इसमें लिखेंगे भारत में अति महत्वपूर्ण, भारत में अति महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन, भारत में अति महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन निर्मित भूमि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत रखी जाती है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका व्यापक रूप से विस्तार राजस्थान, गुजरात। देखो लोकेशन तो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ है राजस्थान, कहाँ है गुजरात। ठीक है। बार बार चित्र बनाना पड़े तो वो आपके लिए क्या है, अब अच्छी बात नहीं है, वो अब आपके लिए अच्छी बात नहीं है। हम आपको इंडिया के नक्शे से अच्छी तरीके से रूबरू करा चुके हैं। ये रहा आपका गुजरात क्षेत्र। ठीक है, ये आपका गुजरात क्षेत्र रहा। तो लिखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश व दिल्ली, मध्य प्रदेश व दिल्ली तक है, दिल्ली तक है। कुछ मात्रा में यह दक्षिणी उत्तर प्रदेश राज्य में भी फैला हुआ है, राज्यों में भी फैला हुआ है। इसकी पर्वतीय संरचनाओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1 अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। नंबर 2 मेवाड़ पठार। नंबर 3 मालवा, पठार।
पठार। नंबर 4 बुंदेलखंड पठार। नंबर 4 ये आपका बुंदेलखंड, मालवा पठार के बाद बुंदेलखंड पठार। ठीक है, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और नंबर 5 आपका बघेलखंड, बघेलखंड पठार। ठीक है, इसी में बघेलखंड पठार में ही है मांडेर खंड का पठार। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, मांडेर खंड पठार। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर देखेंगे आप विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब यहां से क्या है, विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे ये ब्लू कलर में, ठीक है, ये क्या है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। और उसके ठीक नीचे क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी, ये सतपुड़ा पहाड़ी है। और उसके ठीक नीचे क्या है आपका, तापी नदी है। कौन सी, तापी, ये आपका ताप्ती या तापी नदी। तो ये रहा आपका केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, पहला टॉपिक डालेंगे आप अरावली पर्वत। ये चित्र बना लीजिए, बनाना चाहें चित्र बना लीजिए, उसके बाद टॉपिक डालिए, फिर विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। और यहीं पर हम आज अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। अरावली पर्वत पे विस्तार पूर्वक बात करने के पश्चात कोई भी क्वेश्चन आपका छोटे से छोटे एग्जाम का, बड़े से बड़े एग्जाम का, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन नहीं चपड़ने देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, आपने टॉपिक डाला अरावली पर्वत, और अब इसमें मुझे कुछ और भी मेंशन करना है, तो अभी चित्र साफ करते हैं। दोबारा से हम इस चित्र के बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कुछ और भी आपको दर्शाना है। ठीक है, तो ये रहा ये पॉइंट, और फिर से हमने क्या कर दिया, ये आपका अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत न केवल भारत का बल्कि सबसे प्राचीन पर्वतों में शुमार है। ये संसार का मोड़दार पर्वत, ये संसार का मोड़दार पर्वत कहा जाता था, इनके संसार के बड़े पर्वतों में था, लेकिन आज संसार के सबसे बुजुर्ग पर्वत के रूप में भी ये देखा जाता है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में देखा जाता है। यानी कि यह पर्वत इस बात का गवाह है कि भारत तब से है जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। भारत तब से है, ये इस बात का गवाह है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और अरावली पर्वत जिन चट्टानों से निर्मित है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये सबसे प्राचीन चट्टानें कही जाती हैं। ठीक है, और संसार का सबसे अवशिष्ट पर्वत भी है, संसार का सबसे अवशिष्ट क्या होता है, रेजिडुअल, यानी कि बचा खुचा। अब ये ढह गया है, अब ये बूढ़ा हो चुका है, तो क्या है, ये बूढ़ा हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है। और ये क्या है, यदि इसको दादाजी कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दादाजी। तो फिर पोता कौन है, पोता कौन है, तो पोता है कौन, हिमालय पर्वत। कौन, हिमालय पर्वत, हिमालय, तो हिमालय पर्वत। तो संसार में दादा और पोते की संख्या किसको दी गई है, संसार में दादा और पोते की संख्या हिमालय, दादा कौन है, अरावली पर्वत, और पोता कौन है, हिमालय पर्वत। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, और वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्न में से दादा पोते की संख्या
किसको दी गई है? तो दादा पोते की संज्ञा दी गई है अरावली और हिमालय पर्वत को। ठीक है, तो आपने टॉपिक डाल दिया क्या? अरावली पर्वत। ठीक है, और लिखेंगे डैश लगा के अरावली पर्वत संसार के सबसे प्राचीन पर्वतों में शुमार है। सबसे प्राचीन पर्वतों में शुमार है। कभी यह संसार के विशाल पर्वतों में गिना जाता था, परंतु आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। गुजरात में इसे जरगा पहाड़ी गुजरात में क्या कह रहे हैं? जरगा। गुजरात में इसे जरगा पहाड़ी, जबकि दिल्ली में इसे रायसीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली पर्वत अपने प्राचीन स्वरूप को आज खो चुका है। अरावली पर्वत अपने प्राचीन स्वरूप को आज खो चुका है। इसको कृत्रिम तरीके से भी काट छांट कर आज इस पर कई प्रकार के निर्माण किए गए हैं। जैसे माउंट आबू में इसे पर्यटन स्थल का रूप दिया हुआ है। और दिल्ली में तो इसे काटकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली वाला पोर्शन है, वहां पर तो ये पोर्शन है, ये क्या है? रायसीन पहाड़ी के नाम से है ना, रायसीन पहाड़ी। ठीक है, और यहीं पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। दिल्ली में तो इसे काटकर राष्ट्रपति भवन तक का निर्माण कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन तक का निर्माण इस पर कर दिया गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू जिले में स्थित है। अगले लाइन से लिखेंगे, एक मेंस के पर्पज से आपको आईएएस और पीसीएस का जो एग्जाम देना होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें मेंस पर्पज से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिखेंगे नीचे नोट करके। अरावली पर्वत को जलवायु विभाजक और नदी विभाजक माना जाता है। अरावली पर्वत को जलवायु विभाजक और नदी विभाजक माना जाता है, क्योंकि डैश लगाएंगे, अगला लिखेंगे नंबर 1 जलवायु विभाजक। नंबर 1 लिखेंगे जलवायु विभाजक। लिखेंगे पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाओं को यह पूर्व में अर्थात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आने से रोकता है। ठीक है, यदि अरावली पर्वत न होता तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो शुष्क मरुस्थल है
वह सब दिल्ली और उत्तर भारत में, वह सब दिल्ली और उत्तर भारत में विनाशक रूप उत्पन्न कर सकता था, विनाशक रूप उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे नदी विभाजक। अगला पॉइंट लिखेंगे नदी विभाजक। अरावली पर्वत की वजह से ही, अरावली पर्वत की वजह से ही यमुना नदी इसके पश्चिम की ओर नहीं पहुंच पाती है। यमुना नदी इसके पश्चिम की ओर नहीं पहुंच पाती है और गंगा भी इस ओर नहीं जा पाई, जिससे इसके पश्चिम का क्षेत्र शुष्क और मरुस्थली हो गया, क्योंकि इसके पश्चिम में लूनी नदी को केवल वर्षा का जल ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर ही प्राप्त हो पाता है, जिससे यह क्षेत्र शुष्क और मरुस्थल वाला बन गया है। अगला पर लिखेंगे नीचे नोट। अरावली पर्वत खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। अरावली पर्वत खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे तांबा, जस्ता, अभ्रक आदि। परंतु फिर भी इतनी विशेषताओं के बावजूद यहाँ से इन पदार्थों को नहीं खना जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इसका नदी विभाजक और जलवायु विभाजक होना है। ठीक है, अगर अपन लिखेंगे नोट करके नेक्स्ट, थार मरुस्थल। अगला अपन लिखेंगे थार मरुस्थल। क्या लिखेंगे? थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल में क्या आ जाएगा? थार मरुस्थल में आ जाएगा आपका जो क्या है, ये पूरा पोर्शन जब हम बनाएंगे तो पूरा पोर्शन बन के क्या इधर पाकिस्तान भी आ जाएगा, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है तो उसका, और ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन मिला के बनता है थार मरुस्थल। तो लिखेंगे थार मरुस्थल अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का यह मरुस्थल क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से समस्त संसार में सर्वोच्च स्थान रखता है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और सिंध प्रांत व पाली आदि को रखा गया है। विश्व के पंजाब प्रांत में यह विस्तारित है। यह विश्व की सर्वाधिक
जनसंख्या, यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है। इसमें परमाणु परीक्षण, इसमें परमाणु परीक्षण और संयुक्त सैन्याभ्यास भी हो चुके हैं, परमाणु परीक्षण और संयुक्त सैन्याभ्यास भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमने अरावली को थोड़ा विस्तार पूर्वक देखा और छोटे छोटे फैक्ट्स को भी हमने क्या है इसमें इंक्लूड कराया। अब आपका दायित्व बनता है कि इन फैक्टों को एक बार देख लें। अब आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे अब केंद्र में आ चुके हैं। उत्तर से लेकर कहाँ, इंदिरा पॉइंट नहीं, क्या है ऊपर का पॉइंट क्या है, उत्तर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल। कहां से, इंदिरा कोल से लेकर और हम अरावली पर्वत पर आ चुके हैं और धीरे धीरे मैं आपको बता चुका हूं कहां जाना है, पालनी पहाड़ी तक जाना है। कहां तक, पालनी पहाड़ी तक जाना है। तो चीजों में रलना नहीं है। इधर क्या है, इधर आपका दाखला पहाड़ी भी है, ठीक है, इधर पटगोई पहाड़ी भी है। तो कहीं भी आपको रलना नहीं है, पूरे आपका भारत है तो आपको पूरा विजुअलाइज करके चलना है। और केवल 3 दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन आपको कर लेना है। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलिंग का समय मैं आपको बता चुका हूं कि वो समय क्या है, वो समय है 7 से ये रहे, अब जो समय थोड़ा सा बदल रहा है वो रहेगा 5 से 6 के बीच का समय। ठीक है, 5 से 6 के बीच के समय में आप मुझे कॉल कर लेना और मैं आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।